देखिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से तकलीफ़ में ये परिवार है और ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो, साल भर गुजर गया। पिछले साल यही जो है परिवार उस यात्रा के दौर से, उस दहशत के मंजर से गुजर रहा था जब इनके ऊपर हमला हुआ था। पूरा ये परिवार मौजूद है राजधानी जयपुर में पठानों के चौक में। करीब 50-60 लोग वहाँ पर खुशियाँ मनाने, सेलिब्रेट करने, पिकनिक मनाने गए थे और दोपहर 3-4 बजे तक सभी ने बर्फबारी में काफ़ी खुशियाँ मनाई थी। और जब शाम को वापस ये लौटे तो वहाँ पर इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इतने एक तरह से कहें कि शैतान दिमाग के दहशतगर्द थे जिनके अंदर बच्चों को लेकर भी जज्बात नहीं थे। आप देख सकते हैं कि बच्ची जो यहाँ मौजूद है, इसके ऊपर जब फायरिंग की गई तो उनकी माँ फरहा ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़कर के आड़ ली और अपने कंधे पर गोली खाई। हमारे साथ में तबरेज़ मौजूद हैं। तबरेज़ जब अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनके ऊपर भी आंख को पार करती हुई गोली चली गई और आज तबरेज़ की यह हालत है कि हर 15-20 दिन में इन्हें चेन्नई जाना पड़ता है। आंखों की रोशनी पूरी तरह से गंवा चुके हैं। सिर्फ एक आंख के अंदर महज 10% इनकी रोशनी बची है। घर पूरा बिक चुका है। ये तकलीफ में जो परिवार है आज ये मांग कर रहा है कि ऐसे दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके साथ में इतना ख़तरनाक सलूक होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो, पूरी दुनिया ये जान सके कि हंसते खेलते परिवार जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से कश्मीर पहुँच कर के कोशिश करते हैं कि खुशी के कुछ पल हासिल कर सकें, उन लोगों के साथ में जब ऐसा होता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। आप देखिए कि तबरेज़ हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तबरेज़, आपके ऊपर जब हमला हुआ था, आप लोग गए थे वहाँ पर खुशियाँ मनाने, क्या पूरा मंजर था? आज फिर से आपके ज़ख्म ताज़ा हो गए हैं, कुछ जानना चाहेंगे आप? कल जब मुझे पता चला कि वहाँ पर पहलगाम में वापस फायरिंग हो गई और बहुत सारे लोग डेथ हो गई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे फादर ने बताया कि कल वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो गई, बहुत लोग मारे गए, तो मेरी यादें ताज़ा हो गई। आज 1 साल हो गया मुझे। आज भी मुझे ऐसा फील होता है कि उस दिन की जो फीलिंग्स थी, उस दिन का जो दिन था, वो आज मैं कल जो हमला हुआ है उससे मैं आज फील कर सकता हूँ कि कितना बड़ा हमला हुआ होगा, उनके साथ क्या हुआ होगा, उनके साथ कैसी सिचुएशन होगी, उनके फैमिली क्या कितनी परेशान होंगी इस वक्त पे। मुझे बहुत दुख है उनके साथ। मुझे बहुत दुख है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को धारा 370 लगने हटने के बाद अगर ऐसा हादसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था वहाँ क्या पे। सलूक होना चाहिए? क्योंकि आपने अभी मांग की थी कि जब आपके ऊपर हमला करने वाले भी आज तक नहीं पकड़े गए, क्लियर नहीं हुआ कि कौन लोग थे, फिर से वही हमला होता है। इन लोगों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, क्या करना चाहिए एजेंसीज को? इंडियन एजेंसीज को उनको पकड़ा जाए, उनकी उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जिस तरह से मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं आज देख नहीं पाता हूँ, तो उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाए, फिर कुछ दिन उनको ज़िंदा रखा जाए, फिर उसके बाद उनको उन्हीं तरह से गोलियां मारी जाए जैसे उन्होंने दहशत फैलाई है। मासूमों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, किसी को नहीं देखते। बताते हैं कि ये जालिम मतलब सीधे आते हैं ताबड़तोड़। आपके ऊपर जब हमला हुआ था, कुछ अंदाज़ा लगा था आपको कि कौन आ रहा है, क्यों हमला कर रहा है, कुछ पूछ रहा है आपसे, नाराज़ है, बेवजह सीधे आते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी? कुछ नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, ना उन्होंने कोई किसी से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो आए, उन्होंने डायरेक्ट आते ही गोलियां चला दी हमारे ऊपर। सीधी दहशत गोली। फैलाना उनका वो था, मकसद था। तो इन ऐसे दहशतगर्दों को गवर्नमेंट उन्हीं की जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं उससे भी डबल कार्रवाई करके उनको मारा जाए। एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। फरहा देखिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हालांकि फरहा आज भी इस ज़ख्म के बाद में बहुत इमोशनल हो जाती हैं। हमारी रिक्वेस्ट के बाद में ये यहाँ आई हैं, लेकिन इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फरहा, बड़ा मुश्किल वक्त था आपके लिए। आपकी बच्ची आपके सामने थी, आप खुशियाँ मना कर के पिकनिक में बर्फबारी में आ रहे थे, अचानक गोलियां चली, फिर आपके साथ में क्या पूरा मंजर हुआ, फिर आपने कैसे बचाया, कैसे समझ में आया कि पूरा मामला क्या है? पता ही नहीं चला, बस आके खड़े होके हम बातें कर रहे थे। भाई ये और मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब बातें कर रहे थे। बातें करते करते अचानक बस 1 मिनट ही हुआ था मैं बातें करते हुए, पीछे से हमारे पे फायरिंग हो गई। कुछ पता ही नहीं चला, कंधे पे लगी, भाग भाग रहे थे इधर से उधर। मैं मेरा बच्चा मेरे साथ था, उस पर फायरिंग हुई, भागने लगा, मैं उसके पीछे भागने लगी। मैं उसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो गई। मेरे शोल्डर पे यहाँ पे लगी थी, यहाँ से आई थी, यहाँ पर निकली थी।
उस टाइम बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला था कि आपके गोली लगी है भाग दौड़ में, जब खून निकला, बेहोशी आई, तब दूसरों को पता लगा। मुझे गोली लगने के बाद तो मैं अपने बच्चे के बचाने के लिए भागी थी। लगने के बाद तो मैं भागी वहाँ से, और मैंने देखा मेरे बच्चा कहाँ है, तो उसके पीछे भागी मैं और फिर खड़ी हुई। फिर ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, तो इनके पास आई। बस आके फिर मुझे बस बेहोशी हो गई, बेहोशी आने लग गई आंखों में और मैं गिर गई एकदम। फिर मैं दर्द से तड़प रही थी बहुत तेज़, वहाँ पे सब भाग रहे थे, और उसके बाद भी मतलब फायरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। कब हम भाग रहे थे तब भी फायरिंग हो रही थी वहाँ पर। आपके जो गुनाहगार थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, क्या लगता है क्या करना चाहिए? आज भी एक बार 27 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बहुत से लोग घायल हैं। उनके बच्चों के सामने उनको ही मारा जाए, उनको भी तो एहसास हो तड़प क्या होती है। जो उन्होंने सब बच्चों को वहाँ पर कितने हमें इस उससे मारा है कि हम इस हालत में थे कि पता भी नहीं था कि हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको भी इतना ही सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। वैसे उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको मौत की ही सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में परवेज़ मौजूद हैं। पूरे परिवार के ऊपर जब हमला हुआ, आप वहाँ मौके पर थे, समझना चाहेंगे कि आप जब चीज़ों को बाद में जोड़ करके देख रहे थे, कौन आतंकी थे, किस तरह के पहनावे थे, कैसे वो आए, क्या उनके इरादे थे? वहाँ पे हम जब पहुँचे थे तो 3 लोग पहले से खड़े थे वहाँ पे। वो हमें मतलब ऐसे खड़े थे नॉर्मली। तो हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा आगे का रास्ता ख़राब है तो हमारे को इधर से जाना है। तो हम हेडमेट पुल था, मैंने कहा भी था उनसे कि आप इनसे यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नदी में गिर जाएंगे। तो उन्होंने हमें टीज़ करते हुए कहा था कि तुम मोदी जी से कह के तुम्हारे लिए नया पुल बनवाएंगे। अब वो लोग खड़े थे, उन्हें पहले से पता था कि हम वहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए खड़े थे। फिर हम आके उतर गए। हम वहाँ से मेरे भाई को मैंने आवाज़ दी, सन्नी है, हमारे साथ सलमान था, मेरे लड़के को आवाज़ दी, हसन था। उनके लिए कोई धर्म से मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था मुस्लिम्स हैं, क्योंकि बुर्का पहन रखा था। मैंने आवाज़ भी दी उनके सामने, मैंने वहाँ पे उतर के वहाँ पे बात भी करी है अपने ड्राइवर से। तो उनको पता था उनको कि क्या है ये। फिर हम नीचे उतर के आए और हम खड़े हो गए, सब लोग जाने लगे। लास्ट में ये आए थे मेरे भाई, ये पीछे रह गए थे, तो धीरे धीरे उतर के आ रहे थे पुल की वजह से। तो वो तो तीनों आए, 2 लोग आए उनमें से जो ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे मिलिट्री टाइप के, और उन्होंने बंदूक निकाली अपनी AK-47, और एक के पास रिवॉल्वर थी, और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये धर्म की आपने बात कही, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि बच्चे को निशाना लगा करके उन्होंने गोलियां चलाई। पीछे जो मौजूद है बच्चा, हैदर के ऊपर, इसके जी। ऊपर गोली चली थी। हैदर, आपसे बात कर सकते हैं? आपके ऊपर जब निशाना साधा गया, आपको याद है क्या हुआ था पिछले साल? जब मेरे को नीचे से गोली चलाई थी मेरे, और यहाँ पर सिर के ऊपर से निकालती गोली गई थी आपके आसपास से, यहाँ। सर के पास से। तो आपको जब मम्मी ने बचाया, फिर बाद में पता चला होगा क्या पूरा माजरा हुआ? उस टाइम आपके समझ में ही नहीं आया था क्या हुआ? तो फिर अभी फिर से वही दहशतगर्दी हुई है, क्या लगता है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? मार देना चाहिए उनको। आप देख सकते हैं कि ये परिवार है आज भी दहशत में है। सारे हालात ऐसे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये तबरेज़ के पास में गोलियों का और दवाओं का एक डब्बा है, जिसमें आई ड्रॉप्स की कम से कम इतनी ज़्यादा तादाद है कि इनको हर थोड़ी बहुत देर में ये अपने पास में आँखों में डालना पड़ता है, हर वक्त ये अपने साथ रखना पड़ता है। लगातार जो है परिवार का ख़र्चा जो है इतना हो रहा है कि इनका जो पुश्तैनी मकान है वो तक इन्हें इलाज के लिए बेच देना पड़ गया है। करीब जो 1 लाख का ख़र्चा इनकी एक विज़िट का होता है चेन्नई जाने का, और हर महीने इनको वहाँ पहुँचना होता है। आप देखिए कि ये परिवार बहुत खुशियों के अंदर था, बड़ी खुशी के और बर्फ़ के जो है नज़ारे थे जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, और बड़ी उम्मीदों से आए थे। आप देखेंगे कि ये तबरेज़ का हमले से कुछ देर पहले का वीडियो है, जब ये दोनों भाई बड़े खुश थे और वहाँ बर्फ़बारी के अंदर जो है बड़ा एहसास इनको हो रहा था जन्नत का सा। लेकिन जब हालात वहाँ पर एकदम से बदले, तो जैसे ही रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर पहुँचे, क्योंकि पहलगाम में ही ये थे वहाँ पर, और वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इस अटैक के बाद में इनके जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और इतना मुश्किल हो गया कि कोई ज़िंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी उस वक्त कहना मुश्किल था। कई दिनों तक अस्पताल में जो तबरेज़ हैं अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। यहाँ पर जो फरहा मौजूद है, उनके बाकायदा शोल्डर का बड़ा ऑपरेशन हुआ, एक प्लेट उसमें अलग से स्टील की डाली गई, स्क्रूज सेट किए गए, तब जा कर के ये जो है अपने नॉर्मल उसमें आ पाई हैं। आज भी हाथ को नहीं उठा सकते। तबरेज़, अभी ये सारी घटनाक्रम हुई है, अब क्या लगता है आपको कि इतनी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी भी ये हमले जारी हैं, किस तरह से इसे देखते हैं, और
क्या लगता है, आप खुद के लिए भी आपको परिवार को 1 लाख रुपए की जो है इमदाद देने की बात की गई थी, उनको कोई मदद मिली नहीं मिली या आगे क्या सपोर्ट मिला, क्या आप बात रखना चाहें? मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए जिससे मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाए आसानी से, क्योंकि हमें इलाज में हमारा मकान बिक गया और 25 से 30 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं हमारे, और गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए की सहायता दी थी जो पर्याप्त नहीं है। और अभी भी ये चीज़ें जारी है, सहायता के साथ साथ कहीं ना कहीं ये घटनाएं रुकनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके लिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे जहाँ से ये फेल्योर हो रहा है वहाँ पर सख्त से सख्त वो होना चाहिए, निगरानी होनी निगरानी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से वो आ रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके वहीं से तो फेल्योर हो रहा है ना, तो वहीं से फेल्योर बंद हो जाए और इनके पास इतना ऑटोमेटिक हथियार आ कहाँ से रहे हैं इसकी जांच की जानी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा कौन देनी उनकी चाहिए। मदद कर रहा है, कौन उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो। पूरी इस चेन को तोड़ना चाहिए, कहाँ से ये आ रहे हैं, कहाँ से इनके पास मदद आ रही है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, लोकल में कौन इनकी हेल्प कर रहा है, उन सबको शूट कर देना चाहिए पकड़ पकड़ के। यानी पूरी जड़ एक तरह से ख़त्म होना चाहिए। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे, इनकी माँ यहाँ मौजूद हैं, हादसे के वक्त इनका इतना बुरा हाल था, हमने लाइव दिखाया था रो रो करके, आज भी आंखों से आंसू ऐसे निकल पड़ते हैं जैसे एक तरह से परिवार के लिए। लेकिन उस वक्त जो दुआएं की गई, कहीं ना कहीं जो जान थी वो बच्चों की बच गई, लेकिन आज भी ज़ख्म ऐसे ताज़ा हैं जैसे अभी कल ही हमला हुआ हो। तबरेज़ से जब हमारी बात हुई, पूरा परिवार बहुत सहम गया और एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे वापस वही मंज़र ताज़ा हो गया हो। यहाँ पर परवेज़ जो हैं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तब ये हालात वही थे, वही हैं। आप क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में, क्या कहना चाहते हैं? वहाँ की एजेंसी से आपकी बातचीत होती है कि आपके गुनाहगार पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या हुआ पूरे मामले? अभी 3 महीने पहले हमारे पास वहाँ से पुलिस की एक पूरी वो आई थी, टीम आई थी, जिन्होंने हमारे बयान लिए थे। 3 या 4 महीने हो गए उस बातों को। उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है, इस बारे में हमारे से उनकी बात हुई थी और उन्होंने शिनाख्त भी करवाई थी हमारी। तो 3 लोगों को पकड़ा है। एक तो उसमें से पुलिस वाला है, कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल है, फिरदौस अहमद भट्ट, जो इसका मास्टरमाइंड बताते हैं और जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। सज्जाद भट्ट कोई पाकिस्तान में है, सज्जाद जट से जुड़े हुए थे, और बाकी 3 कश्मीरी लोग हैं लोकल अनंतनाग के, जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, जिनसे हमारी बात हुई थी, ये बताया था। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि अभी आपके, वो हमें पहले वहाँ बुला रहे थे, हम गए नहीं, तो उन्होंने कहा था कि आपके हमने चेक्स बना के रखे हैं इन दोनों की इमदाद के लिए, मदद के लिए 25-25 लाख रुपए के, और जितना अभी तक खर्चा हुआ है सब हमारे से वो लेके गए थे। फिर उन्होंने लेके जाने के बाद आज 4 महीने हो गए, इनके लिए कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कोई अपडेट नहीं आया उसमें, कोई अपडेट नहीं आया। गवर्नमेंट की जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैंने उनको फिर लेटर, उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे एक पुलिस वाले थे जिनमें से डीएसपी साहब, उन्होंने एक लेटर भेजा था कि आप लेटर लिखिए एलजी को। तो मैंने एलजी को भी लिखा था, उमर अब्दुल्ला जी को भी लिखा था और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा था कि उसके लिए कि आपने कहा था कि ऐसी ऐसी मदद करेंगे और हमारा इलाज का इतना खर्चा हो चुका है। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी हमारी। आज भी वही है, वहाँ से एक लेटर आया था थोड़े दिन पहले कि हमने आपकी बात को रखा है आगे, हम फिर उसके बाद करेंगे। तो अभी जब ये लोग पकड़े गए तो इनसे आपको लगता नहीं कि पूछताछ होनी चाहिए कि क्यों इन्होंने किया, क्या इनके इरादे थे, क्यों ये कश्मीर की तरक्की से, वहाँ पर पर्यटन से, लोगों के आने से, मिलने से, खुशियों से इतने नाराज़ होते हैं? ये सब उनको सब जैसे इंडिया के साथ कोई दुश्मनी रखते हैं ये, कि हमें इंडिया के साथ दुश्मनी है। इनका बस दिल में, माइंड में ये सेट है कि बस दुश्मनी रखनी है। अब दुश्मनी के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं। सामने इनके लिए बच्चा हो, उनका बाप, वो पुलिस वाले कह रहे थे कि इनका बाप भी हो ना, इनके पिताजी भी हों, तो ये उसको भी मार देते हैं। इतना माइंड वॉश कर देते हैं ये लोग उनका, जो आतंकी होते हैं। लाइव हो गया पूरा ना? एक अपन वॉक थ्रू कर ले। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, ये किसी की उम्र नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते। बहुत एक तरह से देखा जाए तो इनके जो जज्बात ही नहीं होते। जयपुर में जब मई के अंदर साल 2024 में यहाँ से गए पर्यटकों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चली, तो उस गोलीबारी के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तबरेज़ और फरहा बुरी तरह से घायल हो गए थे। तबरेज़ और फरहा के ऊपर जब गोलियां चली तो यहाँ से गए पर्यटकों में से सभी लोगों के अंदर भगदड़ मच गई, और यहाँ पर इंतहा जब हो गई जब दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने बच्चों तक को निशाना बनाया। इन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की गई और माँ बाप ने ढाल बन करके उन बच्चों को बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। आज हालात ये हैं कि तबरेज़
अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। एक आंख पूरी तरह से इनकी ख़राब हो चुकी है, दूसरी में महज 10% रोशनी बची है और अभी भी इलाज के लिए इन्हें हर साल चेन्नई जाकर के, हर महीने माफ़ी चाहूँगा, चेन्नई जाकर के 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा इनको करना पड़ रहा है और इलाज के लिए इनका मकान तक बिक चुका है। और आज जब ये फिर से इस हमले का दोहराव हुआ है तो इनके जज्बात और इनके ज़ख्म बहुत ज़्यादा एक तरह से इनको दर्द दे रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं सिस्टम से कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों इन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे दहशतगर्दों को मौत के घाट नहीं उतारा गया। तबरेज़ से बातचीत करते हैं। तबरेज़, आपके ऊपर हमला हुआ था पिछले साल ही, एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है और 27 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा फेल्यूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जब धारा 370 हटाई गई थी तब मोदी जी का ये वादा था कि यहाँ पर कोई आतंकी घटना नहीं होगी। उसके बाद हमारे ऊपर आतंकी घटना हो चुकी 18 मई को। मैं अपनी एक आंख की रोशनी गंवा चुका, दूसरी आंख से मुझे महज 10% दिखाई देता है। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद ये जो कल जो हादसा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। आज उनके साथ जो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया कि सोच नहीं सकता इंसान, क्योंकि कल जो हादसा हुआ था ना उनके साथ, वो आज फील कर रहा हूँ मैं कि मेरे साथ 1 साल पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था, वही ज़ख्म ताज़ा हो गए। और उनके साथ जो वो परेशानी घटना हुई है, उस इतनी बड़ी घटना है वो कि इंसान सोच नहीं सकता वो कितनी तकलीफ़ में होंगे, उनके घर वाले, बच्चे सब। आप खुद समझ सकते हैं कि आप उस दौर से गुजरे हुए हैं। बेशक मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स। तो क्या मांग करते हैं आप, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको। पॉइंट चुन कर उनको मारा जाए, घर से निकाल कर उनके बच्चों के सामने उनकी गोली मारी जाए, ताकि उनको एहसास हो कि दोबारा ऐसा कोई अगला जो कदम कोई उठाने वाला हो तो उठा नहीं सके वो। फरहा यहाँ मौजूद है, इनके भी गोली लगी थी और अपने बच्चे को बचाते हुए ढाल बन करके इन्होंने कोशिश की थी। क्या पूरा माजरा हुआ था फरहा, और अभी फिर से वही हादसा दोबारा हुआ है, क्या मांग करते हैं? उस वक्त मैं अब तो ये मांग करती हूँ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी उन्होंने। अब उनके साथ बहुत ज़्यादा एक कोई नरमी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। उनको बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी शायद उनके लिए कम होगी, पहले उनको बहुत सज़ा देने के बाद उनको मौत की ही सज़ा दी जाए। आपके बच्चे के ऊपर भी गोलियां चलाई थी, आपके ऊपर जब ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, उन्होंने मतलब मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया? उन्हें पता ही नहीं चला, पीछे से एकदम गोलियां चली। पहले बात तो गोली क्या होती है यही एहसास नहीं था कि गोली, फिर वो चिल्लाने लगे कि फायरिंग हो रही, तब पता चला फायरिंग हो रही है। फिर इसके ऊपर जब फायरिंग हुई तब मैं इसे बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब भागी तब मेरी लग चुकी थी गोली, आपकी गोली लग चुकी थी। फिर उसके बाद मैं जब भागी तब इसके सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन बस एक जहन, एक दिमाग, मतलब कुछ होश में नहीं था, एकदम मतलब सुन्न हो चुका था। और एक शरीर, मतलब फिर उसके बाद आकर वापस उसी जगह पर इनके पास आकर मतलब बेहोशों की हालत में लेट चुकी थी। मैं दर्द से बहुत मतलब कहा रही थी बहुत ज़्यादा। आपके जब गोली लगी आपको कब पता चला कि ये हादसा हुआ है, गोली चल चुकी है और आप जख्मी हो चुके? मैंने तो उनको देखा था सामने से, जब उन्होंने फायरिंग की तो फिर मैं चिल्लाया तो उन्होंने मुझे टारगेट किया, तब मेरे को गोली लगी। फिर मेरे को गोली लगने के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी आंख में गोली लगी थी। तो फिर उसके बाद मैं चक्कर आके गिर गया था नीचे। आप वहाँ मौजूद थे, आपके भाई और भाभी पे जब गोलियाँ चली तो बता रहे हैं कि भाई आपने भाग करके इनको समेटने की कोशिश की, आतंकियों की फायरिंग भी जारी थी और बहुत ज़्यादा लोग थे, बड़ा नुकसान, ऐसा ही नुकसान हो सकता था 27-28 लोगों का, लेकिन उस वक्त आपने बड़ी चतुराई से काम लिया और कोशिश की कि सबको बचा भी सके और उनको भगा भी सके। जैसे वो आए, उनको हमने देखा, मेरा चेहरा उनकी तरफ ही था, उस तरफ रास्ते की तरफ, और ये और मैं बात कर रहे थे, सनी और मैं और उसकी वाइफ बात कर रहे थे हम। तो देखते ही उन्होंने पहली गोली चलाई तो इसने देखा ही, चिल्लाया सनी कि फायरिंग हो रही है। मैं भी चिल्लाया ज़ोर से, भागो फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो गई है। तो मैंने उसमें बुक्स में देखा था कि जब फायरिंग हो तो नीचे लेट जाना चाहिए। तो मैंने सबको आवाज़ लगाई कि छुपो या तो नीचे लेट जाओ। वो लोग अंदर नहीं आए, बस वो वहीं से गेट पे से ही फायरिंग करके चले गए। अगर वो अंदर आते तो इससे बड़ा हादसा होता, क्योंकि हम 80-90 लोग थे और सब ग्राउंड में थे, गार्डन में, और छोटा गार्डन था। अगर उनके लिए टारगेट करना होता तो बहुत आसानी से वो AK-47 से हमें मारते। क्या लगता है, बहुत प्लानिंग से और बहुत सारी उनको जानकारियाँ होती हैं, उसके साथ में आते हैं और ये एक तरह से पूरी मतलब सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठा के चले जाते हैं?
प्लानिंग होती है जब भी तो आते हैं। अब जैसे कल जो हमें पता लगा बाईसान में जो हमला हुआ है वहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, तो उनको पता रहता है वहाँ पे घोड़े से लोग जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे 300-400 लोग एक एट ए टाइम रहते हैं, यानी दिन में आप सुबह 9 बजे से जाएंगे और 6 बजे तक, तो 300-400 लोग, वो पिकनिक स्पॉट है बड़ा, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं बाईसान को। तो वहाँ पे घोड़े से जाते हैं, तो उनको पता है वहाँ पे, और जंगल है, उनको सब पता रहता है कि कहाँ हमें हमला करना है। जहाँ पर हमारे पे हमला हुआ था उसके सामने भी जंगल था, तो वो हमला करते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। जी सर, हम कहा तो अभी आपका भी हर महीने 1 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, बता रहे अब हर महीने हम चेन्नई है, और मैं, और कभी आरिफ भाई हैं हमारे, बहनोई हैं, वो जाते हैं, जीजा जी, हम तीनों जाते हैं इनको लेके चेन्नई। अब वहाँ पे 3 दिन रुकते हैं, 3 दिन कभी 4 दिन, फिर फ़्लाइट से जाना है, फ़्लाइट से आना है, क्योंकि वहाँ ट्रेन 3 दिन में जाती है, इसलिए जा नहीं सकते वहाँ 3 दिन की, ना टिकट मिलते हैं ट्रेन के, तो फ़्लाइट से जाते हैं हम तीनों। और इसके इलाज के लिए वहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टर को अलग अलग चेकअप होता है, उनका अपॉइंटमेंट लेना, ये देना, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो हर महीने करीबन 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है हमारा उसमें जाने में। तो इसमें कुछ मांग करते हैं सरकार इसमें मदद करें? सरकार से हमने तो मांग करी थी, मैंने कश्मीर सरकार को भी लिखा था, क्योंकि जब कश्मीर से वहाँ पे हमारा बयान लेने आए थे तो उन्होंने कहा था हमें कि आपके 25-25 लाख के इन दोनों के चेक हैं, और जो भी आपका खर्च हुआ है वो हमें दे दीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स, हम आपके वो खर्चा और प्लस 25-25 लाख रुपए के चेक भेजेंगे। फिर उन्होंने भेजा नहीं, तो मैंने वहाँ पे बात करी कि आप हमारे को बोल के गए थे, तो फिर उन्होंने मुझे लेटर भेजा। मैंने CM अब्दुल्ला जी को, चीफ सेक्रेटरी को, LG मनोज सिन्हा जी को लेटर लिखा है, PM को भी लिखा है, गृह मंत्री को भी लिखा है, राजनाथ सिंह जी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है लेटर, सबको लेटर लिखा है मैंने यहाँ पे, राज्यपाल जी को भी लिखा है लेटर राजस्थान के, मगर कोई हमारी मदद नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। करीब 1 साल हो चुका है, आपका परिवार सारे लोग ऐसे हैं, फिर से वही हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं अभी ये कहना चाहूँगा, जो दोबारा जो अभी कल हादसा हुआ है उसमें अभी मोदी जी ने अपना सऊदी दौरा भी रद्द कर दिया है और वापसी उनके ऊपर फौजी कार्रवाई करना चालू कर दिया है और आज शुरू भी हो चुकी है। लेकिन फौजी कार्रवाई और उनको मारने से पहले इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए, क्योंकि इनकी अगर इनका नेटवर्क टूट गया, अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाए पहले कि आपको कौन कौन मदद करता है और आपके पास कहाँ से हथियार मुहैया कराए जाते हैं। तो ये आपकी अगली प्लानिंग क्या है, आगे आने वाले टाइम में फिर हमला हो सकता है, क्योंकि इनका टारगेट है कि लोगों को दहशतगर्दी फैलाना और कश्मीर को खुद के अंडर में करना। जब तक निर्दोष लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, कि जब तक पूरा क्लियर ना हो और पूरा वो नहीं, क्योंकि लोग बाग बड़े उम्मीद से जाते हैं कि सब कुछ ठीक। इस बार पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में गया था कश्मीर, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर जो करा है, और जो आज मीडिया में चल रहा है कि धर्म पूछ के, जात पूछ के, उनके धर्म पूछ के उनको मारा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। वरना अगर ऐसा ही होता तो लास्ट ईयर जो हमारे भाई पे हमला हुआ, तो हम भी मुस्लिम थे और मुस्लिम थे जिन्होंने टेररिस्ट जो थे वो भी मुस्लिम के नाम सामने आए। तो उनका इस बार जो धर्म पूछ के हमला किया गया है, वो इसका मतलब यही कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम के बीच जो हमारे हिंदुस्तान की जड़ मजबूत हमारे आपस के मज़हब से है, उसको तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का फेलियर है, इस पर उनको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, इनके ज़ख्म ताज़ा हैं। जिस तरह से ये कायराना हरकत की गई है, इसकी जड़ पता लगे, पूरा सिस्टम ख़त्म हो, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मदद में हो, उन सबको वही सज़ा दी जानी चाहिए। फराह की जो बात है, अगर उसको देखा जाए तो जिस तरह से इनके बच्चों के सामने इनके ऊपर गोलाबारी हुई, उनके बच्चों को सामने रख करके उनको सज़ा दी जानी चाहिए। हालांकि कानून किस तरह से कार्रवाई करता है, और जो वहाँ पर एजेंसीज अपनी जो है एक्टिविटी शुरू कर चुकी हैं, कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं, ऐसे में एक ये पिछले साल का पूरा मामला है। इस परिवार को बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है। अपना पुश्तैनी मकान ये बेच चुके हैं, हर साल 1 लाख का इनका खर्चा है। राजस्थान सरकार से हर महीने इनका 1 लाख का खर्चा है, और राजस्थान सरकार की ओर से जो है इन्हें महज 1 लाख रुपए की मदद मिली थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इन्हें मदद करने की बात कही थी, लेकिन 4 महीने बाद तक उस मदद का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं, तमाम एजेंसी इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेगी और इनकी मदद पर भी फोकस करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो तापमान है 2 से 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है। प्रदेश में जो सूर्य देव है वो अपना कहर बरपाने वाले हैं और लू का दौर फिर से शुरू होने वाला है। पिछले 3 दिन तक लू से थोड़ी बहुत राहत मिल गई थी, लेकिन जिस तरह से तापमान में कमी दर्ज की गई, अब फिर से जो है तापमान बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जता दिया। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर भरी दोपहरी जो हालात हैं वो कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। तेज़ धूप के अंदर आम जो ज़िंदगी है लोगों की वो काफ़ी बदलती जा रही है। लोग बाग अपने कामकाज तापमान के हिसाब से सुबह जल्दी और देर शाम को शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ आने जाने वाले लोग जो हैं काम धंधा करने वाले लोग जो हैं वो गर्मी के एहतियात करके घर से निकल रहे हैं। फिलहाल अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो तापमान में कमी दर्ज की गई थी। राजधानी जयपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था, जबकि जो प्रदेश में धौलपुर और श्री गंगानगर जैसे शहर है वहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया गया था। वो भी करीब 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था। अब आने वाले वक्त में जो तापमान का स्तर है वो 46 डिग्री तक पहुंचने वाला है और 28 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। किसी भी तरह की बादलों की राहत या विक्षोभ की राहत अभी नहीं मिलने वाली है। फिलहाल राजधानी जयपुर में जिस तरह के हालात हैं, तापमान के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग ने और जिम्मेदार एजेंसीज ने ये हेल्थ एडवाइजरी जारी की है कि लोग बाग एहतियात बरत करके चलें, सीधे सूरज के एक्सपोजर में ना आएँ, पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें और ख़ुद का और अपने जो प्रिय लोग हैं उन सभी का ख्याल रखें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। क्या हाल है? कहाँ